भारत ने 2 हफ्ते में 2 अलग अलग तूफान झेल लिए हैं। एक हफ्ते पहले ताउते नाम का तूफान भारत के पश्चिमी हिस्से में आया और आज यास तूफान है, भारत के पूर्वी तट से टकराया है। दोनों की तीव्रता करीब करीब एक जैसी, लेकिन फिर क्या वजह है कि पश्चिमी तट पर आए तूफान में जानमाल का काफी नुकसान हुआ, जबकि वैसा ही तूफान जब पूर्वी तट पर आया तो नुकसान कम रहा। देखिए, इसकी वजह जो सामने आई है वो ओडिशा के तूफान से निपटने का तरीका है। ओडिशा ने तूफान से निपटने के लिए बहुत पहले से ही कमर कस ली थी, तैयारी कर ली थी, और इसी आपदा प्रबंधन की वजह से ओडिशा में नुकसान बहुत कम रहा है। जबकि दूसरी तरफ तूफान ने पश्चिम बंगाल में जमकर तबाही मचा दी है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दीघा, शंकरपुर, मंद्रामणी, दक्षिण 24 परगना जिले की कई जगहों पर खासा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। करीब 3 लाख लोगों के घर उजड़ गए हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में 134 बांध भी टूटे हैं। अभी भी खतरा टला नहीं है। यास तूफान पर मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आप सबसे पहले देखिए। गुजर गया तूफान। छोड़ गया तबाही के निशान। यहाँ जो दुकानें हैं, ये समुद्र किनारे पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, टूट गया है। समंदर ने शहर पर किया कब्जा। हवाओं में उजड़ गया आशियाना। ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई उस तबाही की तस्वीरें हैं जिसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल को बेहाल कर दिया। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक ही तूफान सुबह 11:30 बजे तट से टकराया और तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ा। इस दौरान एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। ये जो हमारी एक टीम ओडिशा के उस बालासोर में थी जहां तूफान टकराया, और दूसरी टीम ने पश्चिम बंगाल के दीघा में मोर्चा संभाला हुआ था। पहले आप उनकी आंखों देखी सुनिए, जब तूफान तट से टकराया तो क्या मंजर था। समुद्र और तट में अब समानता ही हो गई है, क्योंकि अंतर खत्म हो चुका है। मैं इस समय चांदी पर बीच पर देखिए, ये तट, ये बीच जो पूरा टूट चुका है। यहाँ सीढ़ियाँ थी, लेकिन अब सीढ़ियाँ नदारत है। समुद्र ने इतनी तेज थपेड़े मारी हैं और इतनी ऊंची लहरें हैं, करीब 8 से 10 मीटर ऊंची लहरें हैं। विकराल स्वरूप है। ये सुबह तक जो सीढ़ियाँ थी, अब ये सीढ़ियाँ नहीं रही। ये जो तट था, ये तट पूरा टूट चुका है। इस तरह से टूटा है कि अब आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है ये पूरा इलाका टूट के अलग होके समुद्र में ही बह जाए। यहाँ से तबाही मचा दिया है। यहाँ यास चक्रवाती तूफान ने, आपको दिखाऊंगा गांव की तस्वीरें। चारों तरफ किस तरह से ये जो मार्केट एरिया है, किस तरह से नुकसान पहुंचा है। यहाँ पूरी तरह से यहाँ जो स्टॉल्स था पूरी तरह से टूट चुका है, और ये छतें आप देखिए जो है वो भी उड़ गया है यहाँ से। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद इन तस्वीरों से साफ है कि तूफान जब समंदर से तट पर पहुंचा उस वक्त लहरें बेहद खौफनाक हो चुकी थी। चक्रवात ने कल ही समंदर में अपनी दिशा भी बदल दी थी। आज तूफान ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा और बालासोर के चांदीपुर के बीच टकराया। हालांकि इन इलाकों में बसे लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका था, इसलिए कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आसमान छूती लहरों ने तट पर जमकर तबाही मचाई। सी बीच जो है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। अगर आपको यहाँ से लेकर समुद्र तक जाना है तो 1 किलोमीटर के आसपास पैदल जाना पड़ता है। कभी कभी इन इलाकों से गाड़ियां भी जा सकती हैं। इतना दुरुस्त है यहाँ का बीच, लेकिन अब जो हालात है वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से क्षति हुई है, किस तरह से नुकसान हुआ है। और ये सिर्फ एक तट की तस्वीर है। ऐसे में जाने कितने तट हैं जो इस साइक्लोन ने तोड़ दिए हैं अपने वेग से, अपने आवेग से। ओडिशा की तरह ही यास ने
पश्चिम बंगाल में भी तबाही मचाई है। लहरों का हमला इतना तेज था कि कई जगहों पर सड़कें टूट गई, जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियां जमीन में धंस गईं, जिन्हें बाद में निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की मदद ली जा रही है। किस तरह का कहर आप देख सकते हैं। यहाँ ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, यहाँ था, ये एरिया में पार्क किया हुआ था, और ये जो आप देख रहे हैं फिलहाल ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। कंक्रीट का प्लेटफॉर्म है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, टूट गया वो कंक्रीट के प्लेटफॉर्म, और ये जो गाड़ी है वो नीचे चली गई है अब, और ये जेसीबी मशीन से इसको उठाने का काम फिलहाल जारी है। यास तूफान पिछले करीब एक हफ्ते से समंदर में ताकतवर होता जा रहा था। एक तरफ तूफान तट पर टकराने से पहले भयानक हो रहा था, तो दूसरी ओर तट पर तूफान से निपटने की तैयारी चल रही थी। पुख्ता तैयारियों का ही नतीजा है कि यास के भयानक हमले के बाद भी नुकसान बेहद कम हुआ। तूफान की वजह से ओडिशा में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि तटीय इलाकों के मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है और तेज हवाओं से हजारों पेड़ उखड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल में तूफान से 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 3 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के दीघा, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। तूफान और बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल में 134 बांध भी टूटे हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए दोनों राज्यों के 5 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। तूफान की वजह से रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বিশেষ করে এগ্রিকালচার, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি ডিপার্টমেন্ট, ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট, আমার ইলেকট্রিসিটি বা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে তাদেরও সরকার সাহায্য করবে সঠিক সময়। যাদের কৃষি জমি নষ্ট হয়েছে, যাদের ঘরবাড়ি ভেঙেছে, সেগুলো আমরা পরে দেখে নেব। यास तूफान जितना ताकतवर था उसकी तुलना में कोई बड़ी तबाही नहीं हुई। तूफान का सबसे बड़ा हमला उड़ीसा में हुआ था, लेकिन उड़ीसा से भी जानमाल के नुकसान की कोई बड़ी खबर नहीं आई। इसकी वजह है सीएम नवीन पटनायक का फॉर्मूला, जो उन्होंने कुदरत की तबाही से निपटने के लिए बनाया है। तूफान आने से पहले और उसके बाद दोनों तरह की रणनीति में बाकी राज्यों को ओडिशा से सीखने की जरूरत है। 1999 में ओडिशा में आए समुद्री तूफान की वजह से 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तब मुख्यमंत्री थे गिरिधर गमंग और वाजपेयी सरकार में मंत्री थे नवीन पटनायक। इस तूफान की वजह से ओडिशा तबाह हो गया था। उस समय तो तूफान की चेतावनी भी लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद जब नवीन पटनायक सीएम बने तो उन्होंने होमवर्क शुरू कर दिया। अब इसके नतीजे सबके सामने हैं। ओडिशा पर हर साल ही एक बड़े तूफान का हमला होता है, लेकिन जब से नवीन पटनायक ने कुर्सी संभाली है, उन्होंने चक्रवात और तूफान से निपटने का एक मॉडल बनाया है, जिसे जीरो कैजुअल्टी फॉर्मूला कहते हैं। पिछले 20 साल से इसी फॉर्मूले से ओडिशा बड़े बड़े चक्रवात को हरा रहा है। इस बार इतना बड़ा तूफान आया बंगाल में भी और उड़ीसा में भी, लेकिन उड़ीसा में वैसी तबाही नहीं आई। आखिर क्यों हुआ ऐसे? इसके पीछे में कहा जाता है कि जो वहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक, उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया, एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसकी वजह से वहाँ कुदरत की तबाही बहुत कम असर छोड़ती है। और इसके लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। मैं बात करूँगा 1999 में, जब मैं वहाँ खुद था तूफान की कवरेज की रिपोर्टिंग के लिए। और यकीन मानिए उस वक्त मौसम विभाग ने कहा कि बालासोर में लैंडफॉल होगा, यानी तूफान का केंद्र होगा, लेकिन वो चला गया कहाँ? पारादीप जगत सिंहपुर में, जहाँ 10,000 लोगों की मौत हुई थी। और उसके साल भर बाद नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम बने। 2013 में वहाँ फैलिन तूफान आया और फिर उसके बाद पूरे देश ने देखा कि वो मॉडल क्या है। तो उड़ीसा का फॉर्मूला यानी नवीन पटनायक का मॉडल कि आखिर तबाही को हम कैसे कम कर सकते हैं। आप इसको मोटे तौर पर समझिए 5 बड़ी बातों में। उड़ीसा फॉर्मूला पहला जो हम बता रहे हैं वो ये है कम्युनिटी लेवल वार्निंग। सबसे पहले क्या होता है समुद्री तूफान में कि मौसम विभाग बताता है कि तूफान कहाँ पर, किस हिसाब से, कितनी रफ्तार से तेज हवा चलेगी, किन इलाकों में आएगी। ये जब जानकारी मिल जाती है तो कम्युनिटी लेवल वार्निंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए क्या है कि उड़ीसा के 480 किलोमीटर के जो तटीय एरिया है, जो समुद्र या समुद्र से लगा हुआ इलाका, उसके 16 ज़िले हैं, 150 के करीब ब्लॉक हैं और 22,000 वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई है। अब एक एक छोटे छोटे गांव में कमेटी बनी हुई है। वहाँ ये तूफान की चेतावनी पहुँच जाती है बहुत पहले। जैसे ही मौसम विभाग संकेत देता है वहाँ पर चेतावनी पहुँच जाती है। दूसरी बड़ी बात जो है वो है 3,000 शेल्टर होम की। जब नवीन पटनायक सीएम बने उस वक्त, यानी बात कर रहा हूँ मैं साल 2000 की, सिर्फ 26 शेल्टर होम थे। उसके बाद अब करीब 3,000 शेल्टर होम बने हैं और ये मल्टीपर्पज़ शेल्टर होम बनाए गए हैं। क्या किया जाता है कि वहाँ पर टीम जाती है,
चेतावनी दी जाती है, लोगों को जो सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाता है, जिनके घर कच्चे मकान के हैं, उसके बाद जर्जर घर है, तो उनको शेल्टर होम में लाया जाता है। ऐसे 3000 शेल्टर होम है। एक शेल्टर होम में करीब 1000 लोगों के रहने का इंतजाम रहता है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी किचन, इसका बड़ा अहम रोल होता है। तूफान आने से करीब 2-3 दिन पहले ही उन इलाकों में जहां तूफान की बर्बादी हो सकती है, तबाही हो सकती है, वहां से लोगों को लाया जाता है और फिर उनको यहाँ पर शेल्टर होम में कम्युनिटी किचन दिया जाता है। और ख़ास तौर से इंतजाम भी होता है अलग अलग। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए मिल्क पाउडर होता है, गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अलग खाने का इंतजाम होता है, और इसके अलावा जो ज़रूरी दवाएं होती हैं वो भी यहाँ पर कम्युनिटी किचन में अवेलेबल रहता है। और इतना राशन होता है कि करीब 15 दिनों तक वहाँ कम्युनिटी किचन चलाया जा सकता है। चौथी बड़ी बात जो है उड़ीसा फार्मूले के मॉडल की, वो है 122 वॉच टावर। आप जितनी भी देखेंगे, जैसे गोपालपुर में, पारादीप में, बालासोर में, जहां तूफान हर साल करीब 1 साल 2 साल पर तूफान उड़ीसा में आता रहता है, वहां 122 वॉच टावर बनाए गए। इस टावर का 2 तरीके का फ़ायदा है। एक तो नज़र रखी जाती है कि साइक्लोन की स्थिति क्या है, और दूसरी वहां पर सायरन बजा करके अलर्ट किया जाता है। तो ये वॉच टावर से काम 2 तरीके की होती है, एक वार्निंग की भी और एक मॉनिटरिंग की भी। उसके बाद आता है पक्का घर योजना। इसमें 2 तरह की योजना है। एक तो नवीन पटनायक के जो पिता थे, बीजू पटनायक, जो कि खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर बीजू पक्का योजना है। पिता थे बीजू, कच्चे मकान के घर हैं। उड़ीसा में गरीबी बहुत है, खासतौर से तटीय इलाकों में अभी भी आपको फूस के झोपड़ियाँ मिल जाएंगी, कच्चे मकान मिल जाएंगे। उनको पक्के मकान में कन्वर्ट किया गया। दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत भी पक्का घर मिला है लोगों को। उसकी वजह से क्या होता है, जब तूफान आता है उसके साथ बारिश होती है, भारी बारिश जैसे आज हुआ, तो वो मकान ढहते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, उसकी वजह से लोगों की जान बच जाती है। तो ये 5 बड़ी बातें हैं नवीन पटनायक के फॉर्मूले की वजह से। और उसका असर ये होता है कि अगर आप देखिए, 2 तरह के तूफान हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी से निकलते हैं और एक अरेबियन सी से, जैसे अभी महाराष्ट्र में आया था, उधर भी ज़्यादा नुकसान होता है। अभी उम्फान में ज़्यादा नुकसान हुआ बंगाल में। उड़ीसा में हर साल या 2 साल पर तूफान आता है, लेकिन उतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। राज्य में आए दिन आने वाले तूफान की त्रासदी से निपटने के लिए ODRF की 66 यूनिट भी तैयार की गई है। ये सब मिलकर तूफान के असर को बेहद कम कर देती है। बहुत व्यापक तैयारी होती है। तैयारी क्या होती है कि हर जगह, हर क्रिटिकल जगह में, स्ट्रैटेजिक जगह में हर प्रकार का चीज पहुंचाया जाता है। माने जिससे खाद्य सामान हो, स्वास्थ्य का सामान हो, फिर रिस्टोरेशन वर्क, जैसे PWD के लोग पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लोग पहले से तैनात हो जाती है, ताकि कि ये कोई भी चीज़ अगर बाधित हो साइक्लोन या फ्लड से, तो उनको रिस्टोर करने में बहुत जल्दी से वो हर जगह रिस्टोर कर देंगे। 40 टीम, 50 टीम, 100 टीम भेजा जाता है अलग अलग जगह पर। उसी तरह ODRF टीम को भी स्टेशन किया जाता है। समंदर में उठने वाले बड़े बड़े तूफानों से निपटने के लिए ओडिशा का फॉर्मूला कितना कारगर है, इसकी गवाही देते हैं कुछ आंकड़े। पिछले साल 2020 में एम्फान तूफान में ओडिशा में सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2019 में फानी के कहर में 89 लोगों की जान गई। तितली तूफान से 77 लोगों की मौत हुई और 2013 में आए फैलिन से 23 लोग मारे गए थे। ओडिशा भारत का वो राज्य है जो सबसे ज्यादा चक्रवात और तूफान की मार झेलता है, लेकिन अपने फॉर्मूले से वो बड़े से बड़े तूफान को आसानी से हरा देता है। 10 दिन पहले भारत के पश्चिमी तट पर ताउते ने जिस तरह से तबाही मचाई, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि अगर पूरे भारत के तटीय इलाकों में ओडिशा फॉर्मूला लागू कर दिया जाए तो भारत पूरी तरह से चक्रवाती तूफान प्रूफ देश बन जाएगा।